हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। आज गीत अगीत पढ़ते हैं। बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर और मर्मस्पर्शी है, समझने वाली है। और इसको किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि हैं हमारे। बहुत ही गहराई है इसमें। ये जो कविता है, ये गीत अगीत प्रेम की कविता है। इसमें बेसिकली मौन और मुखर दोनों ही जो अभिव्यक्तियां होती हैं उनको सुंदर बताया गया है। मतलब मौन, अगर हम शांत हैं, प्रेम है लेकिन हम शांत हैं, वो भी सुंदर है। और अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, वो भी सुंदर है। तो इसी को कवि ने बताने का प्रयास किया है। आप लोग भी समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छी है। ठीक है? अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है? गीत अगीत कौन सुंदर है? अब कवि कह रहे हैं, गीत सुंदर है जो गा के बोला जा रहा है, प्रेम को व्यक्त कर रहा है, या अगीत जो गाया ही नहीं गया, जो बोला ही नहीं गया, वो सुंदर है? ये प्रश्न है कि गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। मतलब गीत हो गया मुखर सुंदर है कि मौन सुंदर है? कौन सुंदर है? जबकि सत्य तो ये है कि दोनों ही सुंदर है। इसी का वर्णन है कि गाकर गीत विरह के तटनी, तटनी मीन्स नदी, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। अब इसमें ना प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन है, ठीक है, प्रेम भाव का भी वर्णन है। तो इसमें यही बता रहे हैं कवि कि गीत और अगीत दोनों में कौन अच्छा है। तो कवि कह रहे हैं, गाकर गीत विरह के तटनी, विरह मतलब वियोग, वियोग के गीत गाकर नदी जो है वेगवती तीव्र गति से प्रवाहित होती चली जा रही है। मतलब विरह व्यथा अपनी व्यक्त करती हुई नदी बहुत तीव्र गति से बहती चली जा रही है, मीन्स प्रवाहित होती चली जा रही है। वो कहीं ना, अब ये मुखर हो गया ना उसका विरह, जो वो विरह के गीत गा रही है वो मुखर है, क्योंकि तीव्र गति से बहने का मतलब है मुखर रूप से वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है। दिल हल्का कर लेने को उपनों से कुछ कहती जाती है, और वो अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को, दुख को हल्का करने के लिए किनारों से कुछ कह रही है। कौन? नदी। नदी अपने दिल की पीड़ा को कम करने के लिए, अपनी व्यथा को कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती जा रही है। क्योंकि क्या होता है, अब इसमें दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। होता है ना कि नदी जब बहता हुआ पानी होता है, या नदी जो होती है जब किनारों से टकराती है तो एक गूंज निकलती है। तो वो गूंज मुखर होती है ना, पता चलता है उससे, ऐसा प्रतीत होता है, कवि कह रहे हैं उस गूंज से ऐसा प्रतीत होता है मानो नदी अपनी विरह व्यथा व्यक्त कर रही है, किनारों से कह कह कर। ठीक है? तट पर एक गुलाब सोचता, और वहीं नदी के तट पर एक गुलाब का फूल लगा हुआ है। अब बता रहे वो गुलाब का फूल क्या सोच रहा है? देते स्वर यदि मुझे विधाता, विधाता मीन्स ईश्वर, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। वाह, क्या वर्णन है! क्या कह रहे हैं कवि कि वो जो गुलाब है, वो कह रहा है या मन ही मन सोच रहा है कि अगर ईश्वर मुझे भी स्वर देते, मुझे भी वाणी देते, मुझे कहने लायक बनाते, तो मैं भी अपने पतझड़ के दिनों को, है ना, जो पतझड़ के दिन में पूरा गुलाब झड़ जाता है, तो कह रहे हैं पतझड़ के दुख भरे दिनों को मैं भी कुछ व्यक्त कर पाता, मैं भी कुछ सुना पाता, अगर मुझे ईश्वर ने वाणी दी होती। मैं भी जग को गीत सुनाता, मैं भी अपनी मन की बात इस संसार को सुनाता, मैं भी संसार को अपने गीत सुनाता, पतझड़ के बारे में बताता, पतझड़ के दुख भरे दिनों के बारे में बताता। लेकिन गुलाब तो मन ही मन चुप है, वो शांत है, उसकी पीड़ा मन ही मन में अंदर रह जाती है। तो वही वाली बात आ गई, गीत सुंदर है कि अगीत? गीत हो गया जो नदी ने अपनी विरह व्यथा को तट पर, जब उसका पानी टकराता है तो उसकी विरह विरह व्यथा व्यक्त होती है, ऐसा प्रतीत होता है। कल कल करती हुई नदी जब बहती है, किनारों से टकराती है,
तो उसकी विरह व्यथा व्यक्त होती है, वो तो मुखर हो गया, लेकिन गुलाब चुपचाप अपनी पीड़ा मन में ही लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप लोग फिर अपने शब्दों में इसको लिख सकते। गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी मीन्स नदी। पाटल मूक खड़ा तट पर है। पाटल कौन है? पाटल मीन्स गुलाब, मूक मीन्स चुपचाप। अब कह रहे हैं गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी जो नदी है वो गा गा कर मतलब कल 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 करके बह रही है, तो ऐसा लगता है सुंदर गीत सुना रही है। वो कल कल बहती हुई नदी निर्झरी ऐसा लग रही है जैसे सुंदर गीत सुना रही है। और गुलाब पाटल मूक खड़ा तट पर है, और गुलाब चुपचाप शांत भाव से नदी के किनारे पर खड़ा हुआ है। गीत अगीत कौन सुंदर है? अब कवि प्रश्न कर रहे हैं, अब ये बताओ कि गीत और अगीत में कौन सुंदर है? मतलब गीत जो नदी ने अपने विरह व्यथा को कलकल की ध्वनि में किनारों से टकरा टकरा कर व्यक्त कर दिया, वो सुंदर है? या अगीत मतलब जो गुलाब चुपचाप मन में ही अपनी पीड़ा लिए हुए है? लेकिन कहने का मतलब है दोनों ही सुंदर है। कवि प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है बच्चों? दोनों ही सुंदर है, गीत गीत दोनों सुंदर है। अब एक दूसरा वर्णन कर रहे हैं। इसमें कवि ने ना, इस वाली जो ये पूरी कविता है, इसमें कवि ने मौन की और प्रकटीकरण के बीच में जो अंतर होता है, ये भी उसी प्रकार से है, पहले जैसा ही है कुछ कुछ। मौन और मुखर, तो मौन और प्रकटीकरण के अंतर को बताने के लिए इसमें इन्होंने क्या किया है ना, तोता और तोती की थोड़ी सी उनके व्यवहार पर वर्णन किया है, उनकी सोच का वर्णन किया है, वो क्या बिहेवियर कर रहे हैं उसका वर्णन किया है। तो शुक मतलब क्या होता है? तोता। तो अब क्या कह रहे हैं? बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। खोते मतलब क्या होता है? घोंसले। अब बता रहे हैं कि शुक मतलब तोता कहाँ बैठा है? तोता एक वृक्ष की घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो घनी डाल उसका जो तोते का घोंसला है ना, उसको छाया प्रदान कर रही है। देखो फिर से पढ़ते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर, वृक्ष की उस घनी डाल पर बैठा है, जो घनी डाल खोते पर छाया देती। खोते मतलब घोंसले पर जो छाया प्रदान कर रही है, उसको ठंडक प्रदान कर रही है। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। अब बता रहे हैं कि उसी वृक्ष में घोंसले में कौन बैठी हुई है? शुकी मतलब तोती। तोती बैठी हुई है अपने पंखों को फुला करके, वो घोंसले में नीचे बैठी है और अंडे से रही है। अंडे सेना होता है ना, अपने जो शुकी ने अंडे दिए, फिर इस अंडे को सेते हैं, मतलब अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं पंख फुला करके तोती। तो उसकी गर्मी से बाद में धीरे धीरे अंडे का विकास होता है और तत्पश्चात उसमें से बच्चे निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे तोता तोती निकलते हैं। तो अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? तो शुकी तो अंडे से रही है। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। अब क्या बता रहे हैं? जब सूरज की वासंती किरणें, किरण वसंती किसके लिए है? सूरज की वासंती किरणें। सूरज की वासंती किरणें, वो पीली पीली सी किरणें होती है ना, वसंती। तो वसंती किरणें जब उसके अंग पण मतलब अंगों को छू के, पत्तों से छन कर, वृक्ष के जो पत्ते हैं उसके अंगों को छूकर पत्तों से छन करके जब पड़ती है उसके ऊपर, तो शुक गा उठता है, शुक खुशी में झूम उठता है, शुक प्रसन्नता से गाता है। समझ में आया बच्चों? फिर से समझाती हूँ। जब सूरज की वासंती किरणें, अब इसमें ये है ना, ये छूती अंग पण से छनकर, गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पण से छनकर। जब सूरज की वासंती किरणें पत्तों से छनकर आती हैं और उसके अंगों को छूती हैं, तो वो प्रसन्न होकर खुशी से मग्न होकर के क्या करता है? गाता है, गाना गाने लगता है तोता। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में संकर। अब बता रहे लेकिन शुकी क्या करती है? शुकी के भी गीत, शुकी भी मन से गाना गाना चाहती है, लेकिन उसके जो प्रेम के गीत हैं वो एकदम से उमड़ते हैं, लेकिन वो उसका प्रेम जो है, शुकी का प्रेम वात्सल्य में डूब करके रह जाता है, क्योंकि शुकी तो अंडे को से रही थी। तो शुकी का प्रेम जो है वो वात्सल्य में डूब करके रह जाता है।
वह अपने बच्चों के स्नेह में डूबी डूबी उन गीतों को अंदर ही अंदर अनुभव करती है ना। रह जाते स्नेह में सनकर से मतलब है कि वो प्रेम का अनुभव करती है, लेकिन वात्सल्य में डूब करके अंदर ही अंदर। ठीक है? गूंज रहा शुक का स्वर वन में। शुक का तो स्वर जंगल में गूंज रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है, उसका प्रेम मुखर हो रहा है। फूला मग्न शुकी का पर है, किंतु शुकी अपने पंखों को अंडों पर फुलाए हुए मग्न है। क्या कह रहे हैं? फूला मग्न शुकी का पर है, लेकिन शुकी मतलब तोती का पर तो कहाँ पर है? अंडों को सोए रहा है और वो फूला हुआ है, और शुकी अपने पंखों को अंडों पर फुलाए हुए मग्न है। बिल्कुल विभोर हो गई है, प्रफुल्लित है, अंदर ही अंदर प्रफुल्लित है, बस वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो कवि यही कह रहे हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब बताओ कि गीत और अगीत में कौन सुंदर है। गीत तो गा दिया शुक ने, तोते ने, अपनी प्रेम को व्यक्त कर दिया उसने गा करके, लेकिन शुकी अंदर ही अंदर प्रेम को महसूस करते हुए वात्सल्य में डूब करके अंदर ही अंदर मग्न है। तो गीत और अगीत में कौन सुंदर है, ये कवि का एक प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आप लोग को आई थिंक ये समझ आ गया होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर से मैं कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।